हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम एजुकेशन जोन। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं अपना नया वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से मैं हिंदी व्याकरण का ये भाग 1 शुरू कर रहा हूं। तो अगर आप भी हिंदी का गहन अध्ययन करना चाहते हैं, हिंदी साहित्य के साथ हिंदी व्याकरण भी पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं मेरा ये वीडियो आप लोगों को आगामी जो भी आपकी परीक्षाएं होती हैं उसमें काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। चाहे आप के विद्यालय की परीक्षाएं हैं, चाहे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उम्मीद करता हूं मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा और आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हिंदी व्याकरण का पहला भाग, जिसका शीर्षक है भाषा, लिपि और व्याकरण। तो इसमें आप भाषा के प्रकार, विभिन्न भाषाओं की लिपियां, संविधान में शामिल भाषाएं आदि का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो विद्यार्थियों, हम सभी के भीतर कई विचार होते हैं जिन्हें हम व्यक्त करना चाहते हैं अपने समाज में, क्योंकि हम समाज में रहते हैं। तो हम अपने जो विचार होते हैं हमारे, उन्हें हम बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर इन विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो चलिए बात करते हैं भाषा की। तो भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। बात की जाए अगर साधारण शब्दों में, जब हम अपने विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे भाषा कहते हैं। तो विद्यार्थियों, बोलकर और लिखकर हम अपने विचार प्रकट करते हैं। और बात करें अगर सुनकर और पढ़कर, तो हम दूसरों के विचार ग्रहण करते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा विद्यार्थियों, अगर आप सीधे सामान्य शब्दों में कहा जाए तो भाषा वह माध्यम है जिससे हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं भाषा शब्द। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ है बोलना। और साथ ही विद्यार्थियों, आप ये भी समझ लीजिए, जो धातु है संस्कृत में, जो क्रिया होती है उसका जो मूल रूप होता है उसे बोला जाता है धातु। तो यहाँ पर क्रिया है आपकी बोलना, और उसकी जो धातु जिस धातु से बना है वो है भाष धातु, जिसका अर्थ है बोलना। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। बात करें अगर भाषा के प्रकार या भाषा के जो भेद होते हैं, मुख्य रूप से भाषा के 2 भेद हैं। एक है आपकी लिखित भाषा और दूसरी है मौखिक भाषा। यहाँ पर ये चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। सबसे पहले देखिए लिखित भाषा। जो भाषा लिखने और पढ़ने में प्रयोग की जाती है उसको लिखित भाषा कहते हैं। तो नाम से ही आप समझ गए होंगे। लिखित भाषा के अंतर्गत पत्र, पत्रिकाएं, ग्रंथ, अखबार, ब्लॉग जो नेट पे हम लोग पढ़ते हैं, कॉमिक्स, ये हमने काफ़ी पढ़ी हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी पढ़ी होंगी कॉमिक्स। तो जितनी भी ये लिखित सामग्री है उसमें जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है लिखित भाषा। भाषा का दूसरा रूप है मुख्य रूप मौखिक भाषा। मौखिक भाषा, जैसा कि इसके नाम से ही हम समझ सकते हैं, जब हम अपने विचारों को बोलकर या सुनकर व्यक्त करते हैं या ग्रहण करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। तो विद्यार्थियों, जब आप ऐसी भाषा जो आप सुनते हैं या बोलते हैं वो होती है मौखिक भाषा। जैसे आप रेडियो सुनते हैं,
कहीं आप देखते हैं कि कोई भाषण चल रहा है और कोई व्यक्ति वहाँ पर भाषण दे रहे हैं, तो वो भी एक मौखिक भाषा का ही रूप है। अगर आप विद्यालय में कोई भाषण देते हैं, कोई स्पीच देते हैं, तो वह भी आपके जो शिक्षक हैं अगर आपको पढ़ाते हैं, वह भी क्या है, मौखिक भाषा ही है। मौखिक भाषा के अंतर्गत आपके रेडियो आते हैं, टेलीविज़न आते हैं, कंप्यूटर, नाटक, फिल्म, संवाद, भाषण आदि आते हैं। इनमें जो भी आप संवाद सुनते हैं सभी मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा भी भाषा के कुछ अन्य रूप हैं जो आप समझ सकते हैं यहाँ पर। जैसे पहला है मातृभाषा। मातृभाषा जैसा कि नाम से ही है, जिस भाषा को बालक, कोई बच्चा जो होता है बचपन से ही अपनी माँ से सीखता है, उसे कहा जाता है मातृभाषा। समझ गए होंगे आप। अगला है राजभाषा। जिस भाषा का प्रयोग किसी देश में सरकारी काम की भाषा के रूप में होता है, उसे राजभाषा कहा जाता है। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है और अंग्रेजी हमारी सह राजभाषा है। अगला है मानक भाषा। मानक हिंदी, हिंदी भाषा का ही मानक रूप होता है। इसे शिक्षा और कार्यालय के कामों आदि में प्रयोग किया जाता है। सभी भाषाओं के विविध रूप को मानक कहते होंगे। तो आपने विविध प्रकार के जो सरकारी कार्यालय होते हैं, विभिन्न कार्यालय होते हैं, वहाँ पर आपने कई विज्ञप्तियाँ देखी होंगी, कई तरह के शासनादेश देखे होंगे, तो आप उसमें मानक जो हिंदी है उसका प्रयोग आप देख सकते हैं। अगला आता है आपका बोली। किसी भी भाषा को क्षेत्रीय रूप में बोला जाता है, वह बोली कहलाती होगा यहाँ पर, वह बोली कहलाती है। तो जो बोली होती है इसका सीमित क्षेत्र होता है। बोली भाषा का ही एक रूप है। भाषा के सबसे छोटे व सीमित रूप को बोली कहा जाता है। हर जगह लोग अपनी अपनी बोली बोलते हैं। तो आप लोगों के आसपास भी अपनी बोली बोली जाती होगी, क्षेत्रीय बोली जो किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। इसका कोई विस्तृत क्षेत्र नहीं होता, बहुत बड़े पैमाने पर नहीं बोली जाती, इसका एक सीमित रूप होता है। लेकिन अगर कोई बोली बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाती है तो उसका जो क्षेत्र है वो बढ़ जाता है कई बार। भारत में एक कहावत बहुत प्रचलित है, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी। तो इसमें दिखाया गया है कि भारत में अनेक जो भाषाएं, बोलियां जो बोली जाती हैं, तो जगह जगह अलग अलग भाषाएं और बोलियां आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पर अगर बोली की बात की जाए तो सामान्य शब्दों में, सीधे शब्दों में कहा जाए तो क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। तो विद्यार्थियों, अगर बात की जाए बोलियों की तो कुल भारत में 18 बोलियां बोली जाती हैं जो मुख्य हैं, जो उपभाषाओं के अंतर्गत आती हैं। तो भारत में 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। ये उपभाषाओं के अंतर्गत बोलियां आती हैं। तो यहाँ पर आप लोग इस सारणी के माध्यम से इसका अध्ययन कर सकते हैं। जैसे पहली उपभाषा आपकी राजस्थानी है, दूसरी पूर्वी हिंदी है, तीसरी पश्चिमी हिंदी है, चौथी बिहारी हिंदी और पांचवी ये पहाड़ी है। ये सारणी के माध्यम से मैंने बनाया हुआ है, आप लोग इसका अध्ययन कर सकते हैं। बात की जाए अगर राजस्थानी उपभाषा की, तो इसके अंतर्गत जो आपकी 4 बोलियां आती हैं मुख्य, जयपुरी पूर्वी राजस्थानी, मेवाती उत्तरी राजस्थानी, मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थानी और मालवी दक्षिणी राजस्थानी, ये बोली जाती हैं। पूर्वी हिंदी में आपकी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती हैं। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोलियां कौरवी, बांग्ड़ू हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली, ये 5 बोलियां आती हैं। बिहारी हिंदी में आपकी भोजपुरी, मगही और मैथिली आती हैं। अगर बात करें पहाड़ी जो उपभाषाएं आपकी, उसके अंतर्गत आती है आपकी कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली बोली। तो कुल 18 बोलियां आपकी हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो विद्यार्थियों, अगला जो है आपका
टॉपिक वो है लिपि। लिपि देखिए, लिपि या लेखन प्रणाली का अर्थ होता है किसी भी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही लिपि कहलाती है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। तो विद्यार्थियों, जो हम भाषा बोलते हैं, जो हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो उसके लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें कहा जाता है लिपि। तो जैसा कि आपने इतिहास में पढ़ा है, हिस्ट्री में पढ़ा है कि जो हमारे पूर्वज जो थे, जो इंसान के पूर्वज थे, वो गुफाओं की दीवारों में उस समय कई तरह के चित्र बनाए करते थे अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए। जो उनके अंदर विचार होते थे उन्हें दिखाने के लिए। लेकिन समय के साथ साथ कई तरह के जो सभ्यता है उसमें विकास होता रहा और आज हम देखते हैं कि मनुष्य ने बहुत ज़्यादा विकास कर लिया है और उसी के फलस्वरूप ये आपकी लिपि का विकास भी हुआ है। तो लिपि क्या है? जो आपके लिखने के चिन्ह होते हैं उसे बोला जाता है। भाषा को जो लिखने के चिन्ह होते हैं उसे कहा जाता है लिपि। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ और भाषाएं यहाँ पर हैं आपके सामने। जैसे पंजाबी भाषा है। पंजाबी भाषा की जो लिपि है वह है गुरुमुखी। अंग्रेजी की रोमन लिपि। मराठी भाषा की आपकी देवनागरी। तो विद्यार्थियों, ये ध्यान रखिएगा, देवनागरी कई भाषाओं की लिपि है। मराठी की भी है, नेपाली की भी है, गुजराती की भी है, हिंदी की भी है, कई है। आप बाकी अध्ययन कर सकते हैं। उर्दू भाषा की जो लिपि है वह है फारसी। तो विद्यार्थियों, जो भाषाएं हैं, बात करें अगर भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में ये भाषाओं से संबंधित है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, 8वीं अनुसूची। इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। तो विद्यार्थियों, जब आपका मूल जो संविधान बना उस समय कुल 14 भाषाएं थी, लेकिन उसके बाद कई भाषाएं और जुड़ती गई और आज आपके संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। इनमें 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया और 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को भी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो अभी कुल आपकी 22 भाषाएं शामिल हैं। यहाँ पर आप इन 22 भाषाओं का अध्ययन कर सकते हैं, देख सकते हैं कौन कौन सी है हमारी 8वीं अनुसूची में। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं जो हैं असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आपको बताया, भारत की जो राजभाषा है हिंदी है। तो इसे जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान ने 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। ये आप याद रखिएगा, दिनांक और सन। इसलिए हम हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हर साल 14 सितंबर को भारत में क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस, क्योंकि इसी दिन 1949 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। तो ये चीज आप याद रखिएगा। तो विद्यार्थियों, आगे आते हैं। चलिए देखते हैं व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? तो विद्यार्थियों, जीवन में नियमों का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। नियम से ही दुनिया चलती है। वही नियम भाषा में भी लागू होते हैं। कुछ ऐसे नियम हैं, क्योंकि हर जगह नियम से
नियम लगाना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि अगर नियम ना हो तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। वैसे ही अगर बात की जाए भाषा की, तो व्याकरण उस शास्त्र को कहा जाता है जिसमें भाषा के शुद्ध करने वाले नियम बताए गए हों। तो भाषा का प्रयोग करना वह भी शुद्ध तरीके से आवश्यक है, तो इसके लिए व्याकरण जो शास्त्र है उस वो बनाया गया है। व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध बोला, पढ़ा और शुद्ध लिखा जाता है। किसी भी भाषा के लिखने, पढ़ने और बोलने के निश्चित नियम होते हैं। भाषा की शुद्धता व सुंदरता को बनाए रखने के लिए इन नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। तो विद्यार्थियों, उम्मीद है व्याकरण आप समझ गए होंगे, जिसके द्वारा भाषा का जो शुद्ध रूप होता है और सुंदर रूप होता है, उसको लिखने, पढ़ने और बोलने के जो भी नियम होते हैं इस व्याकरण के ही अंतर्गत आते हैं। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और आगे भी मैं हिंदी व्याकरण से संबंधित और भी वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। तो अगर आप भी मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही इसे शेयर करना भी ना भूलें। तो जल्द ही फिर आप लोगों से भेंट होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।